महासेतु सॉल्यूशंस एलएलपी 2 सेगमेंट्स में काम करता है अच्छा। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ काम करता है। एक है एम्प्लॉय ग्रीवियंस ठीक है। और एक है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन डेवलपमेंट स्किल्स में। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जी लेकिन उसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत किसी को महसूस नहीं हो रही है। जी। 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ ये प्रोग्राम शुरू करता है। सर, ये ऐसा क्यों, ये स्टैंडर्ड आपने क्यों रखी है? ये स्टैंडर्ड इसलिए रखी है कि 17-18 साल में उस बच्चे को विजन क्लियर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप करेगा तो वो शायद ही सक्सेस हो पाएगा। माँ बाप को तो यही है, उनका बच्चा कामयाब हो, एक जगह वेल सेटल हो जाए। तो कैसे इस थॉट्स को बदला जाए कि जो यूथ एक अच्छी डिग्री ले रही है वो खुद आगे आके अपना काम कर सके? सिट विद द पेरेंट्स फर्स्ट। ओके, मतलब माँ बाप को पहले करवा रहे हैं। हम माँ बाप से के साथ पहले बैठते हैं उन जी, स्टूडेंट्स के। हाँ हाँ, उनको बताया जाता है ठीक है। कि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन की ज़रूरत भारत को क्यों है। जैसे आपका बच्चा अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाए तो गौरवान्वित फील करते हो, अब वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाए या इनोवेशन में जाए तो सेम गर्व फील कीजिए, क्योंकि यही भारत की ज़रूरत है आने वाले 10 सालों में। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। एक्चुअल में या तो वो जॉब करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम उद्यमी नहीं बन सकते। लेकिन ये पॉडकास्ट आप लोगों को ये बताएगा कि कैसे आप उद्यमी बन सकते हैं, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये प्रोग्राम आपको आपकी लाइफ में एक नया रूप देने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं वो है मिस्टर ओंकार जी, जो महासेतु सॉल्यूशन एलएलपी के फाउंडर हैं। सर, स्वागत है आप हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? मैं हूँ ठीक हूँ सर। सर, जैसा हमने अपने रिसर्च में देखा, जो हमने रिसर्च करी है आपको लेकर, तो इसमें हमने ये देखा कि जो आपके प्रोग्राम है आई स्क्वायर और ई स्क्वायर, ये देश के अलग अलग राज्यों में आप इसको चला रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? शुक्रिया। मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ। जी। महासेतु सॉल्यूशंस एलएलपी 2 सेगमेंट्स में काम करता है अच्छा। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ काम करता है। एक है एम्प्लॉय ग्रीवियंस ठीक है। और एक है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन डेवलपमेंट स्किल्स में। अच्छा। आई स्क्वायर ई स्क्वायर ये जो प्रोग्राम है, ये डिज़ाइन इसलिए किया गया था जी। कि ये एक सोच है अच्छा। जो हमें लगता है कि आने वाले 2-3 साल में भारत के युवकों तक ये पहुंचनी चाहिए। अच्छा। ये सोच किस बारे में है मैं आपको बताता हूँ। जी। जैसे आपने बताया, इनोवेशन और जी। एंटरप्रेन्योरशिप में काम किया जाता है हमारी कंपनी में और युवकों के साथ किया जाता है। आपने पूछा इसकी ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको 2-3 सवाल पूछ लूँगा, आप उसके जवाब दे देना, अच्छा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और ये थोड़ा रैपिड फायर रखता है। अच्छा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ का नाम पूछूंगा, उसकी कंपनी का नाम आपने बताना है। ठीक है। कंपनी ऐसी बतानी है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अच्छा। अच्छा मोबाइल कौन सा है? आईफोन। अच्छा लैपटॉप। लेनोवा। अच्छी कार। अच्छी कार मर्सिडीज। अच्छी घड़ी। कैसियो की। अच्छी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन वर्लपूल। वर्लपूल है। जी। आप एक अच्छी जीन्स बताइए। लिवाइस। अच्छा स्पोर्ट्सवेयर बताइए। एडिडास। adidas, रिबॉक। यस। आप एक बात बताइए, अगर आपके दोस्त को हाँ। अच्छे कॉफी शॉप में लेके जाना जी। है तो सबसे अच्छे स्टैंडर्ड्स का कॉफी शॉप कौन सा है अभी इंडिया में? स्टारबक्स। स्टारबक्स। हाँ। आपको पिज्जा खिलाना है, आप कहाँ जाओगे? डोमिनोज। मैकडोनल्ड्स। यस। अब आपने ये सारी चीज़ें बताई जो हिंदुस्तान में, इस भारत में है, और मैंने पूछा था आपको सबसे अच्छी और सबसे टॉप लेवल की चीज़ें बताना और कंपनीज बताना। 10-12 चीज़ें मैंने आपसे पूछी, आपने 10-12 कंपनीज के नाम दे दिए। इसमें से भारतीय कौन सी है कंपनी? भारतीय तो सर कोई भी नहीं है इसमें से। कोई नहीं है, नहीं। लेकिन आपने सब अच्छी चीज़ें गिनी। हाँ। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ऐसा है जी। कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हाँ। पॉपुलेशन जी। कौन से देश के पास है? हमारे पास है। भारत के पास है। जी। अब आपने पिछले 10 सेकंड में जो बोला है, आपने 10 बड़ी कंपनीज का नाम बताया जो सबसे अच्छी है, और आपने फिर ये भी बताया कि भारत की युवा शक्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आपको यही कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगा? सब कुछ हमारे पास है लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है, आई थिंक। इसका मतलब यह है कि हमारे पास युवा शक्ति है बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो सही डायरेक्शन में जा नहीं रही है। जी। इसीलिए जो 10 चीजें आपने गिनवाई उसमें से एक भी कंपनी भारतीय नहीं थी। इसी चीज पे महासेतु काम कर रहा है। ओके। एग्जैक्टली इसी चीज पे काम हो रहा है
कि आने वाले 5 साल में जो संभावित धोखा है भारत के लिए, जी उस बारे में युवकों को बताना। दूसरी अहम बात इसमें कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाएं लाई है एंटरप्रेन्योरशिप पे हाँ और जी, हाँ जी। इनोवेशन पे, लेकिन जब तक एक युवक हम्म वहां तक पहुंचेगा नहीं, हम्म, वो योजनाओं का फायदा ले नहीं पाएगा। बिल्कुल ट्रू। वो ऐसे ही है कि मैं भगवान के सामने रोज 2 घंटे बैठ के पूजा करूं और मैं इंटरव्यू देने ही ना जाऊं, हम्म, और तब मुझे जब नौकरी नहीं मिलती है तो मैं भगवान को ही कोसूं। जी उससे अलग अगर मैं ये करूं कि भगवान के सामने 5 मिनट हाथ जोड़ लूं और 1 घंटा 55 मिनट में इंटरव्यू दूं, तो मुझे नौकरी जल्दी मिल सकती है। यही फर्क है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबने बहुत सारी योजनाएं लाई है, जी लेकिन उसकी जरूरत, उसकी अहमियत किसी को महसूस नहीं हो रही है। जी आप देखिए, एक भारतीय युवक का एक स्टैंडर्ड ग्राफ बन गया है, बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ बन गया है वो। जैसे आप पैदा होते हो, आप शिक्षित होते हो, आप डिग्री लेते हो, फिर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो। आपका ड्रीम ये होता है मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, वहां पे थोड़ा मैं प्रमोशन ले लूं, एक घर ले लूं, सेविंग्स कर लूं, शादी कर लूं, बच्चे बना लूं, और एंड में रिटायर हो जाऊं, और अंत में मैं बिल्कुल। इस स्टैंडर्ड ग्राफ के अलावा बहुत कम लोग सोच रहे इसके अलावा। नहीं, आप, मैं ये कहूंगा मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ इसी ग्राफ पे चल रहा है। अब आप बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है, कि बंदा एक नौकरी कर रहा है, हाँ, सब मल्टीनेशनल कुछ उसके पास हो ही गया। अच्छी सैलरी कमा रहा है, जी अच्छा इनकम टैक्स भर रहा है, भारत को इनकम टैक्स के हवाले से बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, उसके लाइफ स्टैंडर्ड्स हाई है। मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना गलत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा हेतु क्या है, कि हमारा की फोकस यूथ का अब शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप बताना उसमें। अगर आपके घर में कोई एक काम कर रहा है बंदा, और उसको आप 60,000 सैलरी देते हो, जी 1 लाख सैलरी देते हो, तो उसको देख के हम क्या बोलते पता है, यार इसके मालिक के पास कितना पैसा होगा, इसका मालिक कितना बड़ा है। समझ लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जी आपके एम्प्लॉय को देख के, उसकी सैलरी देख के हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसका मालिक कितना बड़ा है। बिल्कुल सर। अब आप ये सोचिए, जितने यूथ इस मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहा है, हाँ इनको सैलरी सबकी अच्छी मिल रही है, जी तो इनके मालिक कितने बड़े होंगे। बहुत बड़े होंगे। और ये सारे मालिक जो है कंपनीज के, ये कोई भी भारतीय नहीं है, अच्छा, सब भारत के बाहर देश के हैं। आप जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स लीजिए, आप जितने भी बड़ी आईटी फर्म्स लीजिए, एक दो छोड़ के, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में आईटी कंपनीज अपनी खुद की है नहीं, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है नहीं, लेकिन उसके आगे जाके मैं बात कर रहा हूँ जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जिनको एक ग्लोबल मान्यता है और जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी पड़ी है, उनमें से कोई चीज़ अपनी नहीं है। अब जैसे जीन्स, आपने लिवाइस का नाम लिया, लिवाइस ग्लोबल ब्रांड है, एक रेप्यूटेड ब्रांड है, दुनिया भर में मिलता है। अब ऐसा है क्या कि हमारे गांव का पप्पू दर्जी जीन्स नहीं बनाता है? बिल्कुल जीन्स बनाता है जी। ऐसा नहीं है कि जीन्स, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड से जो आज सबसे ज्यादा यूज की जाती है, उस स्टैंडर्ड से compete करने के लिए मेरी कोई जीन्स नहीं है। जी ये इस बात पे हम सोचने वाली एक रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार ये होता है कि एक सेट फॉर्मेट में एक बंदा जीता है, पूरी अपना लाइफ स्पैन दे देता है, और एंड में उसको ऐसा लगता है मैं कुछ कर पाता। यही एक चेंज हमें लाना है। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि जैसे हमने 2 मिनट पहले बात की, एक सेट फॉर्मेट है, जी और उस सेट फॉर्मेट में ये हो जाता है कि बंदा 12th के बाद साइंस लेता है, पीसीएम भी लेता है, इंजीनियरिंग करता है, मैकेनिक, जो भी उसका स्ट्रीम पूरा करता है, फिर वो काम पे लग जाता है तुरंत। काम पे लगने के बाद 4-5 साल बाद उसे समझ में आता है कि एक्चुअली मुझे कुछ और ही करना था, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा मन है नहीं, और अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे वो ही करना पड़ेगा जिसमें मेरा मन है नहीं। जी तो आप बताइए, अगर आपका 50% भी मन उसमें है नहीं जो आप कर रहे हो, तो आप उसको कितना बेहतर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे बेहतर। और आप पूरी डिग्री खत्म करने के बाद 4 साल जाने के बाद आपको जब रियलाइज होता है,
तब आपके पास वो मौका नहीं होता कि टाइम आप निकाल वापस चुका जाओ, होता है। क्योंकि तब तक आपकी शादी हो चुकी रहती है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ट्रू रहती है। सर। तो यूथ को अगर आपके अपने लाइफ के बारे में कुछ डिसीजन लेना है, तो उसकी उम्र है उसकी 12th के बाद इमीडिएटली। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। इमेजिन इनोवेशन एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरशिप में हम एग्जैक्टली यही करता है। 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के अच्छा। बच्चों के साथ ये प्रोग्राम शुरू करता है। 8-9 के बच्चों से आप? 8th 9th के बच्चों। सर ये ऐसा क्यों, ये स्टैंडर्ड आपने क्यों रखी है? ये स्टैंडर्ड इसलिए रखी है कि 17-18 साल में उस बच्चे को विजन क्लियर होना चाहिए। लेकिन सर अब आज की विजन डेट की में, मैं आपको यहाँ रोकूंगा इसी चीज़ के लिए। आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि बच्चा जब 10th में आ रहा है तब जाके उसको समझ में आता, उससे पहले तो उसे समझ में ही नहीं आता क्या करना चाहिए। ये एक हमारा है ना डिलेमा बहुत सालों से है जी कि हम बच्चा ग्रेजुएट होने तक उसको अभी तक बच्चा ही बोलता है, बिल्कुल। जबकि आप बाहरी देशों में देखिए बच्चा जैसे ही 12th पास आउट करता है खुद कमाने लगता है, हाँ खुद सर। इनोवेशन में जाता है। जी आप वहाँ पे जाके देखिए तो 20-21 साल के बच्चे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर देता है। इसका रीज़न ही वही है कि उनकी स्टार्ट बहुत पहले हो चुकी रहती है। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन होने तक उसको घर से सपोर्ट दिया जाता है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती कि आपने कमाना है, आपने कुछ करना है। हमारे पास एक ही है कि आपने पढ़ाई अच्छी करनी है, ट्रू सर। पढ़ाई बहुत बेहतर करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, बिल्कुल। फिर अच्छी कंपनी में आपको नौकरी मिलेगी और अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। जी अब इसमें जैसे मैंने बोला पहले, गलत कुछ नहीं है, लेकिन धोखा क्या है आने वाले समय में ये आपको समझना पड़ेगा। और उसी चीज़ के लिए हम इस प्रोग्राम के थ्रू यूथ से मिलते हैं। मैंने बताया आपको 8th 9th में हम उनके साथ शुरू करते हैं। अच्छा। अब इसमें शुरू करते हैं मतलब क्या होता है? जी देखिए आप सोचिए एक बच्चा, आपका भतीजा, आपका भांजा जो भी है, जी वो 12th पास आउट कर लेता है, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जी में होता है। आप उसके साथ जाके बैठिए और उससे पूछिए कि आज कितने सेक्टर्स में काम हो रहा है। जी उसको कितने सेक्टर्स पता है? नहीं पता होता है। उसको सेक्टर्स ही पता नहीं होते, दिक्कत यही है। उसको अगर 100 सेक्टर्स पता है और फिर उसमें से वो एक अपने मन से एक लेता है तो अलग बात है। हमारे यहाँ ये हो रहा है उसको बाकी कोई सेक्टर्स पता नहीं, उसने जो स्ट्रीम ली है, मैकेनिकल ले, केमिकल ले, सिविल ले, फिर वो उसी लाइन पे सोचना शुरू कर देता है। हम 8th में ये काम शुरू करते हैं कि 8th में पहले उन स्टूडेंट्स को आज की दुनिया में कितने सेगमेंट्स, कितने सेक्टर्स अवेलेबल है, जी बेसिक नॉलेज। अब मैं यहाँ तो सारे तो नहीं गिना सकता। जी, फॉर जी, जी। एग्जाम्पल 8th के बच्चे को फार्मास्यूटिकल सेक्टर समझ में आता है, जी उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समझ में आता है, आईटी समझ में आता है, ऑटोमोबाइल समझ में आता है, एआई समझ में आता है। जी बहुत सारे 40 से 50 सेक्टर्स के बारे में उसको ज्ञान दिया जाता है। जी। अब सिर्फ सेक्टर्स के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता। अच्छा। उस सेक्टर में किस चीज के ऊपर काम किया जाता है, उसकी प्रोडक्शन लाइनअप कैसे होता है, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल होता है, उसमें मशीनरीज कौन सी होती है, उसमें टेक्नोलॉजीज कौन सी लगती है, उसमें सॉफ्टवेयर्स कौन से लगते हैं, उसका फ्यूचर क्या है, ये हर सेक्टर के बारे में उसको बताया जाता है। 9th में आगे आके एक साल उसको फिर थोड़ा एडवांस नॉलेज दिया जाता है कि आपके टेम्परामेंट के मुताबिक कौन सी इंडस्ट्री आपको सूट करती है। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। आप जैसे पैदा होते हो, आपका स्वभाव होता है, एक जी टेम्परामेंट होता है हाँ हाँ। जो बदलता नहीं है। जी और बहुत बार ये देखा गया है कि आपका टेम्परामेंट कुछ अलग है और आप किसी अलग सेक्टर में लैंड हो चुके हो और फिर जाके आपको समझ में आता है कि ये सेक्टर मेरे लिए है नहीं। तो उनको इन 40-50 सेक्टर्स में ये बताया जाता है कि जैसे एक आर्ट सेक्टर है, उसमें आपका टेम्परामेंट क्या होना चाहिए। एआई में आप काम कर रहे हो, आपका टेम्परामेंट किस टाइप का होना है, या वहाँ पे किस टाइप का टेम्परामेंट चलता है। आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप फार्मास्यूटिकल में हो, आप किसी भी सेक्टर में लो, उसको एडवांस थोड़ा बताया जाता है। और फिर 9th में उसके साथ बैठ के उसको 10 सेक्टर्स उसके चूज करने होता है ठीक है। कि वो पहले 10 सेक्टर अपने चूज कर ले उसके मुताबिक कि उसको किस में ज़्यादा रुचि है। एक बार 40 पूरे समझ में आने के बाद जी 10th में हम ज़्यादा उसके साथ काम नहीं करते क्योंकि 10th में बहुत ज़्यादा उसको पढ़ाई का लोड होता है। जी
10th में हम उनको बस एक ही काम करते हैं कि 10th में 2 महीने उनके पास बैठ के उनको स्क्रीन पे लाइव सेशंस देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलता है। अब उसमें बहुत लोगों को ये समझ में आता है, जैसे मैं आपको बोलूँ, बहुत बच्चों के साथ काम करने के बाद हमने जब उनसे पूछा आप क्या सोचते हो, आप क्या बना सकते हो, तो बहुत लोगों का वेग आंसर आता है कि हमें कार बनानी है। क्या बनाओगे? कार बनाएंगे। अब जब वो एवी के थ्रू उनको समझ में आता है कि एक कार बनने में कम से कम 130 कंपनीज होती है, एक कार बनने में, एक कार बनने में जी, कंपोनेंट्स उसके, हाँ हाँ हाँ, एक एक कंपनी 4-4 5-5 कंपोनेंट्स बनाती है कार जी। की, फिर वो जाके असेंबल होती है Yes, और yes. फिर वो कार बनती है। बिल्कुल। तो वो एक कार बनने में कम से कम 12 से 13 सेगमेंट्स है कि सिर्फ कार बनाना ये लास्ट गोल नहीं है, बिल्कुल, उसके पहले उसके बेसिक्स सीख लो। वो इम्पोर्टेंट है। एक कार कैसे बनती है, उसमें कितनी सारी कंपनीज होती है, वो जी। क्या क्या बनाती है, उसकी टेक्नोलॉजीज क्या है, उसमें आपके पास एजुकेशनल एक्सपर्टीज क्या होनी चाहिए, जी। उसके फ्यूचर्स क्या है, और उसके साथ ये भी बताया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में इसमें कौन से चेंजेस होने वाले हैं, अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से आपकी आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 10 सेक्टर्स के बारे में उसको ये 10th में जानकारी मिलती है। 11th में उसी बच्चे के साथ फिर थोड़ा और एडवांस लिया जाता है। ओके। 11th में उस बच्चे के साथ उसको फिजिकली उन 10 सेक्टर्स या 12 सेक्टर्स जो भी वो चूज करता है, जी। सिलेक्ट करता है, उन कंपनीज में 3-3 दिन के लिए लेके जाया जाता है। जी। वी टेक दिस पीपल टू देयर डिजायर्ड सेक्टर्स। जैसे अगर मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर मैंने पसंद किया है, तो मैं किसी एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसको लेके जाऊंगा। वहाँ पे 2 दिन के सेशंस चलते हैं उनको। पहले दिन वो पूरा प्रोडक्शन देख लेता है, फिर वो प्रोडक्शन के साथ उसकी टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, मशीनरीज देख लेते हैं, फिर ऑन फ्लोर उनको काम कैसे चलता है, जी। फिर इसका फ्यूचर क्या है, इसके रॉ मटेरियल्स क्या है, और दूसरे दिन उनको ये दिया जाता है, उसमें एक असाइनमेंट दी जाती है कि आप इसमें क्या बेहतर कर सकते हो या आपको इसमें क्या और लाने की ज़रूरत लगती है। ये इसलिए दिया जाता है कि उसके अंदर का जो एक्सप्लोरेशन पार्ट है उसको थोड़ा उजागर किया जाए। ही नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यस। और उस कंपनी में उस कंपनी के जितने भी एक्सपर्ट जो है, जी। जिनकी एक्सपर्टीज वो है, उनके साथ उनको बिठाया जाता ठीक है। इनके सवाल के जवाब वो देते हैं, ओके। और इनको 1-on-1 सेशन और फिजिकली कंपनी देखने के बाद इनको जो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम दिख जाता है। जो आज तक वो बच्चा ऐसे सोच रहा था, उसका विजन और स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ जाता है। अब वो 10, 12, 15 कंपनीज विजिट करने के बाद ही इज रेडी विद हिज आंसर। इसके पहले क्या होता था, बच्चे को पिताजी पूछ लेते थे क्या काम करना है, उसके पास आंसर नहीं होते थे। आज भी नहीं होता है। वो वेगली किसी दोस्त का कुछ सुन लेता है कि अरे उसमें बहुत बेहतर है, उसमें बहुत ये है, और वो बोल देता है। हम ये करते हैं कि हम बच्चों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम उसी लेवल पे अभी तक काम कर रहा है। सर लेकिन एक चीज़ मैं आप सोच रहा हूँ, जैसे आपने 8, 9, 10th और 12, 11, 12 पे आपने फोकस करा। आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना सर, जिस ट्रेंड में हम हैं, लोगों का क्या अच्छी जॉब उनको मिल गई, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने, लाखों में सैलरी है आज के डेट में, तो वो रिस्क क्यों लेंगे सर उद्यमी का? वो क्यों एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे जब उन्हें लगता है कि यार बंधी हुई सैलरी आ ही रही है, तो मैं क्यों रिस्क लूँ? अब जैसे पहले मैंने बताया आपको कि आप आपके एम्प्लॉय को, आपके घर में जो काम करता है, उसको 50-60 हज़ार सैलरी देता हो, ठीक है, 1, 2, 3, 4 साल वो आपके यहाँ काम कर रहा है। अचानक से आपको उसकी कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसने कुछ गलत कर दिया, कुछ भी हो जाए, और आपने उसको काम से निकाल दिया। अब देखिए क्या होता है, 4 साल उसके लाइफ स्टैंडर्ड्स कहाँ सेट है? 50-60 हज़ार रुपये इनकम के हिसाब से। अब हर बार उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती है, समझ लीजिए, बाहर जाने के बाद। दूसरी बात यह है कि एक ग्लोबल एस्पेक्ट से आप समझ लीजिए। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज दुनिया में क्या चल रहा है, या आप उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो। जी। हर दूसरे, तीसरे, चौथे देश में कुछ तो अनबन चल रही है। बिल्कुल। ट्रेड्स चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, म्यूचुअली सब चल रहा है, लेकिन अंडरलाइन कहीं तो एक असबस है। जी। और ये कब अलग तरीके से रूपांतरित होगा किसी को पता नहीं है। सबसे पहली बात ये, और उसका आप जैसे यूक्रेन और रशिया देख लीजिए, 2.5 साल से उनका
वॉर चल रहा है। यूक्रेन की खुद की 8-9 प्रोडक्शन लाइन है, भले छोटा देश है लेकिन खुद की प्रोडक्शन लाइन उसने रखी है। ही हैज़ समथिंग टू पुट ऑन द टेबल जी। विच इज़ ऑफ हिज ओन, इंडिजीनियस जिसे बोलते हैं। आज अगर मैं बोलूं आपको कि भारत 144 करोड़ का देश है, हम सबका अनुकरण कर रहे हैं। हमारा मेन इंटेंशन इस बात पे है कि एक की एरिया पे युवकों का फोकस जाया जाए। जी। इंडिया एंड इंडियन यूथ हैव नेवर बीन इन्फ्लुएंसर्स। हम कभी भी इन्फ्लुएंसर इस कैटेगरी में आते नहीं हैं, हम हमेशा इन्फ्लुएंस्ड इस कैटेगरी में आते हैं। वी आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और एल्स। हम एम्प्लॉयर इस कैटेगरी में नहीं आते ज़्यादा, हम हमेशा एम्प्लॉई इस कैटेगरी में आते हैं। समझ लीजिए आज आत्मनिर्भर भारत ये सब जगह चल रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है? ताकि हमारे देश के युवक कुछ कर पाए, बाहर पे डिपेंड ना रह पाए, बाहर के देशों पर। हाँ, ये सबसे बेसिक थॉट है उसका। अब मैं महाराष्ट्र से हूँ तो जैसे मैं बोलता हूँ, मैं शिवाजी महाराज को मानता हूँ। जी सर। शिवाजी महाराज उस वक्त के हिसाब से सोचते थे कि आज की क्या ज़रूरत है और इसकी 200 साल बाद क्या ज़रूरत रहेगी। वो 100-200 साल की सोच लेते थे। अब जैसे वो यहाँ थे तो अंग्रेज थे, मुगल थे, तो उनके शिप्स हुआ करते थे, उनकी करेंसी हुआ करती थी, वो सब हुआ करता था। फिर भी महाराज ने खुद की करेंसी निकाली, खुद के शिपयार्ड्स निकाले, खुद का आर्किटेक्चर लाया। इसकी ज़रूरत क्या थी? जब अपना खुद का होता है तभी उसे स्वायत्तता बोला जाता है, जी। आत्मनिर्भर बोला जाता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। जी। मेरे पास 10 चीज़ आपको देने के लिए तभी मैं आपसे 5 चीज़ें लूँगा, या उल्टा मेरे पास 5 है, मैं आपको 5 दूंगा लेकिन फिर आप 5 मुझे दोगे। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास देने के लिए एम्प्लॉय इस कैटेगरी के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं ये बोलूँगा ये गलत है कि नहीं, सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अब ह्यूमन एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत क्या एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया को? एम्प्लॉयज, ब्राइट माइंड्स। ब्राइट माइंड्स। ये जो बोला जाता है कि आप किसी भी कंपनी का सीईओ निकाल लीजिए, ये कर लीजिए, वो भारतीय होगा, इस पे हम गर्व रख रहे हैं। हाँ, ये कितना सही है? सर ये सही नहीं है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सही है। अच्छा। या गलत है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा। अगर हमारे युवकों में इतना पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल कंपनीज के सीईओज हो जाए या एमडी इस पद पे जाए, तो उनमें ये भी प्रतिभा है कि उसी चीज को वो भारत में बनाए। बिल्कुल। समझ लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जो हम अपनी प्रतिभा बाहर दिखा रहे हैं वो अपने देश में रह के हमें दिखानी चाहिए। क्यों नहीं दिखा रहा है? जिससे और भी जो यूथ है वो आगे आ सके। इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने पहले बताया, सेट माइंडसेट। यस। वो भारत में ब्रेक नहीं हो रहा है जी। और जो युवक कुछ करने की कोशिश करते हैं उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता। सर उनके सामने रिस्क भी तो बहुत बड़ी बात आ जाती है ना, जैसे आप कह रहे हैं घर सपोर्ट नहीं करता। अब माँ बापों को लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिया, उसने डिग्री कर ली तो अच्छी जॉब कर ले, फैमिली सिक्योर, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, वो संभाल लेगा। वो नहीं चाहते कि वो रिस्क ले, उनका बच्चा इनसिक्योर ना हो जाए, उसकी लाइफ खराब ना हो जाए। क्योंकि हर कोई सक्सेस नहीं हो पाता। लोगों को लगता है कि अगर वो बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप करेगा तो वो शायद ही सक्सेस हो पाएगा। माँ बाप को तो यही है ना, उनका बच्चा कामयाब हो, एक जगह वेल सेटल हो जाए। तो कैसे इस थॉट्स को बदला जाए कि जो यूथ एक अच्छी डिग्री ले रही है वो खुद आगे आके अपना काम कर सके? भारत में राष्ट्र सेवा कितने तरीके से की जाती है अपने यहाँ पे जी। अगर किसी को पूछा जाए तो वो एक ही चीज बोलेगा, इधर आप आर्मी में जाओ जी। एयरफोर्स में जाओ या नेवी में जाओ, बिल्कुल सर। तो आप राष्ट्र सेवा कर रहे हो। हाँ। अब उसी के साथ और एक चीज ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या है? कि देश के लिए उद्योजक बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, इनोवेशन करना, यह भी सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा अगले 5 साल 10 साल में होने वाली है। मतलब अहम रोल रहेगा इसका, तो बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जी। आप ये सोच लीजिए, अच्छी टूथपेस्ट भी अगर आप
बोलना चाहो तो कोलगेट बोल दे, बिल्कुल सर। और अच्छी इनरवेयर तो हमें जॉकी जॉकी बोल बोलते देते हैं, हो। बिल्कुल सर। देखिए इसी मामले में मैं एक सोच होती है, समझ लीजिए मैं जी। क्या किस तरफ जाने की कोशिश कर हाँ रहा हूँ। हाँ। आप कॉलेजेस में जाइए, हम बहुत कॉलेजेस में जाते हैं, बहुत युवकों के साथ काम करता है। अगर किसी ने जॉकी पहनी है तो वो जानबूझ के पैंट थोड़ी नीचे ले लेता है शो ताकि ऑफ। उसका जॉकी बेल्ट दिखे, बिल्कुल क्योंकि ब्रांड। उसको एक स्टेटस मिला है। यस। समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वो थोड़ा जानबूझ के नीचे खिसकाएगा और वो दिखने दो, और दिखने के बाद उसको कोई आपत्ति है नहीं कि मेरा इनरवेयर दिख रहा है, वो दिखाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो एक रेपुटेशन मिल चुका है उसको, उसको एक स्टेटस मिल चुका है। और स्टेटस उसी सिंबल। वक्त कोई लक्स हाँ या डिक्सी ये पहने हाँ। तो वो जानबूझ के छुपाता है। जी। ये आपको सुनने में कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ये मेंटेलिटी होते जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल सर। लगता है कि हमने ब्रांड पहना है तो ही हम अच्छा चीज पहन रहे हैं। हाँ, और ब्रांड कौन सा? ग्लोबल ब्रांड। अब आप ये इसको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, डीप लेके जाते हैं हम। ये मानसिकता कहाँ से आती है? मैंने जैसे बताया कि वी आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड, यस। वी आर नेवर इन्फ्लुएंसर्स। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जी। पुराने ज़माने में आपके दादाजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी एक बहुत बड़ा ऐसा हाफ पैंट पहनते थे हाँ जी। जो ऐसे लाइनिंग वाला होता जी था, जी जी और उसको जी। बड़ा नाड़ा होता था। हाँ बिल्कुल सर। उस वक्त क्या बोला जाता था जब वो ऐसे ही घर के बाहर जाते थे कि अरे आप अंदर आइए, ये ऐसे जाना भारत से नहीं, कुछ पहन के जाइए। लेकिन वो कंफर्टेबल हुआ करते थे उसको। आज आप जाके बॉक्सर्स देख लेना, सब वही पहन के घूम रहे बाहर। सब बॉक्सर्स सेम है जो मेरे दादाजी का वो कुछ भी है जो शॉर्ट्स था, ट्रेंड बन उसी गया को है आज उन्होंने वो। थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बिल्कुल। उसमें ऊपर उन्होंने इलास्टिक ला दिया यस। और लेंथ छोटा शॉर्ट सा कर थोड़ा कर दिया। यस यस। अब वो फैशन बन गया। स्टेटस सिंबल बन चुका है। जी। अब उसको एक रेपुटेशन मिल गया है। फर्क क्या है? जो आपने वहां सोच के यहाँ लाया वो हमारे पास पहले से था, हमने उसे तभी एक्सेप्ट किया जब आपने लाया। जी। यही तो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर बीन इन्फ्लुएंस्ड। अब वक्त आ गया है कि हमें यह सोचना हाउ वी आर गोना बी इन दैट कैटेगरी वेयर वी आर गोना बी ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स। जी। होंडा पता है आपको? यस। एक्टिवा, हाँ हीरो होंडा कंपनी हुआ करता था, 98 में स्प्लिट हो गया, हाँ बिल्कुल सर। 1999 में, जी। 99 2000 में होंडा ने एक्टिवा मार्केट में लॉन्च कर दिया। हाँ जी। पूरा इंडिया उसके पीछे भाग रहा है। हाँ समझ लीजिए, जी। उनको उनके देश में बैठ के हाँ भारत की आने वाली जरूरत क्या है और मार्केट क्या है इसका एनालिसिस करके वो एक प्रोडक्ट बना के रेडी है, वो यहाँ लॉन्च करते हैं और हम बस खरीदते हैं। समझ लीजिए, लेकिन अपने यहाँ के किसी भी कंपनी को ये महसूस नहीं हुआ, ये एनालिसिस नहीं हुआ कि आने वाले फ्यूचर में क्या ज़रूरत है। जब उन्होंने लॉन्च किया, पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया इंडियन, तब जाके हमने उसके ऊपर सोचना शुरू किया। फिर हमारे खुद के प्रोडक्शन लाइंस वैसा कुछ करने की कोशिश करने लगे, फिर भी हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। हमने मार्केट में क्या लाया? सनी और स्कूटी। हाँ अब आप समझ लीजिए कि सनी, स्कूटी, स्पिरिट, जी। ये सारी चीजें एक्टिवा को बीट नहीं करती है। नहीं करती बिल्कुल सर। लेकिन होंडा को उनके देश में बैठ के एक साल में ये समझ में आया कि हीरो और हम स्प्लिट होने वाले हैं, हमें हीरो के साथ काम नहीं करना है, तो हमें हमारा खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। फिर उन्होंने उनका स्टडी भारत में किया, उनको समझ में आया कि भारत में दिक्कतें स्कूटर्स के साथ क्या है और मार्केट कैसा कैप्चर करना है, तो उन्होंने एक्टिवा लॉन्च की। एक साल में उन्होंने पूरा मार्केट हिला दिया। जी। प्रॉब्लम यह है कि हमें हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं रहा है। जी। गवर्नमेंट कितना भी आपको कुछ दे, आपने वहां तक जाना है, तब जाके आप और गवर्नमेंट काम कर पाओगे। दूसरी बात आपने बोला अभी जो आपने सवाल पूछा कि एक बंदा बहुत सिक्योर्ड है, वो रिस्क्यूल है जी। और उसके घर वालों का भी उसमें बहुत अहम हाथ होता है। दो चीजें वापस मैं बताऊंगा आपको कि एंटरप्रेन्योर बनता है तो सिर्फ अकेला नहीं बनता है, उसकी पूरी फैमिली बनती है। समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में वो सिर्फ अकेला नहीं चलते रहता है, उसकी पूरी फैमिली उसमें रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या है अपने यहाँ पे, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास
बच्चा जब तक डिग्री नहीं लेता है जी। तब तक बहुत पैसा इन्वेस्ट कर चुके होता है। बिल्कुल सर। कई सारे लोगों ने लोन्स लेके बच्चों को पढ़ाया होता है। जी। अब ऐसे वक्त जब बच्चा डिग्री लेके बाहर आता है तब ऑलमोस्ट उसके पिताजी की उम्र रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के आसपास रहती है। तो उसके पिताजी को, उसके घर वालों को ये अपेक्षा होती है कि अब मैं थोड़ा पीछे बैठ के रिलैक्स कर लूं और बेटा टेक ओवर कर ले, ताकि मुझे भी थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। हम्म। अब जब वो कहते हैं कि अब तुरंत नौकरी लेना है हम्म। और अपना अपना जीवन शुरू करना है, जी। उसमें भी गलत नहीं है। हाँ। परिस्थिति वैसी नहीं होती है। अब इसी परिस्थिति को सोच के महासेतु ने जो आई स्क्वायर ई स्क्वायर प्रोग्राम में है, इसमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। देखिए, आप क्रक्स तक मतलब रूट कॉज तक जाइए। जी। हम कितना भी यूथ को इंस्पायर जी। करें और उनके जी। पेरेंट्स को उसमें से बाहर छोड़ दें, तो युवक बहुत मोरल बूस्ट करके हम बाहर से घर भेज जी। देते हैं और घर में उसको बोला जाता है ये कुछ नहीं होगा बेटा, अपनी अपनी नौकरी कर लो। जी। तो ये जो द्वंद्व है कि बच्चा बाहर बहुत ज़्यादा बूस्ट होके घर जाता है, घर में उसको चुप कराया जाता है, तो हमने ये नोटिस किया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ये बच्चों पे काम करते हैं और छोड़ देते हैं। हमने उल्टा किया है, वी सिट विद द पेरेंट्स फर्स्ट। ओके, मतलब माँ बाप को पहले करवा रहे हैं। हम माँ बाप से के साथ पहले बैठते हैं उन जी। जी। स्टूडेंट्स के, हाँ हाँ। उनको बताया जाता है ठीक है। कि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन की जरूरत भारत को क्यों है। जी। जी। जैसे आपका बच्चा अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाए तो गौरवान्वित फील करते हो, अब वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाए या इनोवेशन में जाए तो सेम गर्व फील कीजिए, जी। क्योंकि यही भारत की जरूरत है आने वाले 10 सालों में। जी सर। अब उसमें उनके सवाल का जवाब भी हम देते हैं। 2 सवाल उनके होता है कि मेरा बच्चा इस साल अगर पास आउट हो गया और उसके पास जॉब लेटर है नहीं, तो उसके सीवी पे गैप आ जाता है। फिर गैप आने के बाद अच्छी कंपनीज वापस लेती नहीं है। बहुत सही दिक्कत है जो उन्होंने रखी है सामने। दूसरा ये होता है कि 2-3 साल एक एंटरप्रेन्योर को देने चाहिए इनोवेशन करने में या फिर कुछ नया बनाने में। अब 2-3 साल ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। 2-3 साल वो बिना सैलरी के कैसे रह सकता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, 8th 9th और 10th उनका बेसिक करिकुलम में जाके उनको बेसिक आइडिया देके थोड़ा एडवांस लेवल पे लाके छोड़ देते हैं। 11th में उनको प्रैक्टिकली कंपनीज में लेके जाते हैं और फिर एक हैकेथॉन टाइप कंपटीशन लिया जाता है जिसमें उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है कि उनको क्या करना है। और जितने उसमें से सिलेक्ट होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर में लिया जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर में उनको स्टाइपेंड मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है। तो इससे दोनों दिक्कतें सॉल्व हुई। आपका सीवी ब्लैंक नहीं हो रहा, ना ही आपको बिना पैसे के काम करना, आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है 2 साल। तो ये जब तक एक पूरे परिवार से बात ना की जाए, जो कि नहीं हो रहा है भारत में, आप सिर्फ युवकों के साथ बात कर रहे हो, तो उसके फैमिली के साथ भी बात करनी जरूरी है। उसके साथ, क्योंकि क्या होता है मैं बता रहा हूँ, एक बंदा जब बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है बाहर दुनिया में, वो कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है, नया कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बहुत स्ट्रगल करते रहता है मॉनिटरी लेवल पे, नॉलेज लेवल पे, जो भी है। और वो तब जब घर में आता है तब वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे घर वाले समझें, जी, दे शुड बी इन सिंक विद मी। वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। वो जितना प्रेशर बाहर लेता है उससे डबल प्रेशर उसको घर वालों को आता है, घर वाले देते हैं, और ताने स्वरूप में भी देते हैं, एक्सपेक्टेशन के स्वरूप में भी देते हैं, और फिर 2-3 महीने बाद बोल देंगे तू तो फेल गया। तो इसलिए ये ज़रूरत है कि आप पहले उस पूरे फैमिली से बात कीजिए। पूरी फैमिली जब रेडी हो जाएगी एक बच्चे को इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 2 साल देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए, तब वो बच्चा बहुत अच्छा काम कर पाएगा। तो हम यही रिक्वेस्ट सारी स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हम जाने वाले हैं। अच्छा, कि ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इनमें पहले फैमिलीज को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको आपका बच्चा एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर बनाना है, इस दुनिया, इस देश के लोग बनाने, तो आपको वो करना पड़ेगा। यही एग्जैक्टली महासेतु करता है। सर, आने वाले 5 साल में जिस तरह से महासेतु भी काम कर रहा है, विजन क्या है? हमारा विजन एक ही है जी, कि पहले युवकों को सेक्टर्स के बारे में इन डेप्थ जानकारी दे, जी, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको जानकारी दें, क्योंकि किसी को पता होता नहीं है
कितनी स्कीम्स अवेलेबल हैं, उसमें आप किस किस प्रकार से जा सकते हो, कितने सेक्टर्स हैं, किस सेक्टर में क्या चलता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का फ्यूचर। फिर हमारा एक बड़ा एम ये है कि हर स्टेट ने इसमें सहभाग लेके हम उनके साथ रहेंगे। एक पीपीपी बेस्ड कंपनी बनानी है हमें, जिसमें एक स्टेट एक जिम्मेवारी उठा ले, हम उनके साथ रहेंगे कि वो फ़ोन बनाना शुरू करे, कोई जीन्स बनाना शुरू करे, कोई शूज़ बनाना शुरू करे, अच्छा। अलग अलग प्रोडक्ट्स ले ले जी 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 जी। अपने अपने स्टेट्स के लिए। हाँ। और वहाँ के युवकों को फिर एक एक प्रोडक्ट हर साल ऐड करते जाए। देखिए हमारे यहाँ पे हम अभिबास बना लेते हैं, आप लोकल मार्केट देख लीजिए तो आपको अभिबास शूज़ मिलेगा, नोके शूज़ मिलेगा, लूज जीन्स मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रतिभा नहीं है, हमारे पास उतने अच्छे साधन नहीं है। जी। हम ये भी चाहते हैं कि जितने लोग पढ़ के बाहर देश में जा रहे हैं वो 5 साल वहाँ काम करें। इसी प्रोग्राम के थ्रू आप यहाँ हमारे साथ आके इन बच्चों के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करें। जी। क्योंकि आप देखिए फ़ोन ये आज तक मोनोपोली हमारी नहीं रही, चाइना, जापान, कोरिया इनकी रही है। जी। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, उसमें बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले भारतीय युवक हैं। तो हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप वहाँ काम कर रहे हो, आप 2 साल 1 साल हमें दीजिए, यहाँ आइए एज अ कंसल्टेंट। रिमोट टेस्ट एरिया में हम काम कर रहे हैं। इसकी भी एक मैं आपको ये बताता हूँ, हम ज़्यादा रिमोट एरियाज में क्यों काम करते हैं, देहात में जिसे बोलते हैं। जी। अर्बन एरियाज में सबके माइंडसेट सेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे उनको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि आपको ब्लैंक मतलब एक क्लियर माइंडसेट देहात में मिल जाता है। उनको अभी कुछ एस्पिरेशन है नहीं, उनको आप सही तरीके से जहाँ चाहिए वहाँ मोल्ड कर सकते हो। तो देहात में इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, अर्बन एरियाज में काम चल रहा है। और ये सिर्फ हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम हर शहर में जाके जी। ये प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है। वहाँ के फिर स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके इसके बारे में बात करते हैं। जिनको आना है वो आते हैं। जी। हम ये चाहते हैं कि ये हर स्कूल और कॉलेज में हो, हर स्टेट इसमें अपना योगदान दे। आपके यहाँ पे 100, 200, 300, हज़ारों स्कूल है, आप उसमें से पहले 100 स्कूल के साथ तो शुरू कीजिए, 10 कॉलेजेस के साथ तो शुरू कीजिए। इसका रेप्लिकेशन ये होने वाला है कि आप माइंडसेट चेंज करने वाला हो। जी। मैं एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनना कितना ज़रूरी है आने वाले 10 साल में, जिसे हम स्वायत्तता बोलते हैं, आत्मनिर्भर जिसे बोलते हैं एक्चुअली, वो होने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर बनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, उसके लिए फैमिली को कन्विंस करना ज़रूरी है। और वो ऐसे कन्विंस नहीं होंगे जब स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई लोकल बॉडी उनको ये सपोर्ट देगा कि हाँ हम उनको स्टाइपेंड देंगे। अभी हम स्टाइपेंड दे रहे हैं, लेकिन हम कहीं CSR से दे रहे हैं, अपने जेब से दे रहे हैं, कहीं और से फंड करके दे रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम जा रहा है। सर, ये आपने विजन तो अपना बता दिया महासेतु का, और अगर मैं कहूँ आखिर में पॉडकास्ट में आप वन लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट के लिए? मैं बच्चों के लिए, सिर्फ पेरेंट्स के लिए आपसे मैसेज चाहता हूँ। पेरेंट्स के लिए एक ही मैसेज है मेरा जी। कि अपने बच्चे पे भरोसा रखिए, उसको सही नॉलेज दीजिए। एकेडमिक नॉलेज छोड़ के इस दुनिया में और बहुत है जो उसको देना है। आज के यूथ का आप अगर अवस्था देखोगे तो सारे पेरेंट्स एक कंप्लेंट करते हैं, ये एक तो सिर्फ मोबाइल खेलता है या टीवी देखता है या गेम खेलता है। yes, मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा कि आपने उसको इसके अलावा दिया भी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास और करने के लिए कुछ बचा है? जी। तो ये प्रोग्राम में आप उसको एनरोल कीजिए। वो आपके सामने 1 साल में ऐसा बैठेगा कि ही विल बी रेडी विद हिज क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर यू। एंड बहुत 99% जो पेरेंट्स का दिक्कत है कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, ये उनको आंसर मिल जाएगा। 2 साल के प्रोग्राम के बाद उनको ये आंसर मिल जाएगा कि आपका बेटा इस चीज़ में अच्छा है, उसको इसी तरफ लेके जाइए। ये सजेशन होगा, लेना है नहीं लेना है आपका, लेकिन वो पूरे सेक्टर्स घूम के आने के बाद ही विल बी कॉन्फिडेंट इनफ और कि वो क्या कर सकता है। हमारा एम ये है कि अगले 5 साल में कम से कम 100 एंटरप्रेन्योर अपने पैरों पे खड़े रहे और उसको सपोर्ट करने के लिए हम रहे। बहुत बढ़िया सर, मतलब जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना सर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर वो अपने बच्चों को उद्यमी बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो किसी पे डिपेंड ना रहें,
तो आपका प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इनरोल आप कर सकते हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर है, नंबर भी सर का दे रखा है, वेबसाइट भी दे रखी है। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है, सर से डिस्कशन करना है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे कुछ कर सके, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, थैंक्स फॉर कमिंग हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। थैंक यू।